हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेश भाई। तो जैसा कि हमारी रिएक्ट की सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ का ये एपिसोड 3 है। इस एपिसोड में हम आज रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। अभी तक जो हमने वीडियो में कवर अप किया था वो किया था कि हमने सी डी एन लिंक्स यूज़ किए थे रिएक्ट के। यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पर रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट डॉट जेएस सी डी एन को यूज़ किया था और रिएक्ट डॉम को यूज़ किया था। देन बेबल यूज़ किया था फॉर द ट्रांसपाइलर। बट हम इसी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे कंप्लीट। जो फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट हमें प्रोवाइड कराता है उसमें जो फाइल्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, क्योंकि अभी जो हमने ये कोड रन किया इसमें हमने कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं किया था। हमने डायरेक्ट एक HTML की फाइल में स्क्रिप्ट टैग्स का यूज़ किया, देन CDN लिंक्स का यूज़ करके रिएक्ट को यूज़ किया था। तो मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। इस टर्मिनल में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ हम रिएक्ट जेएस फोल्डर के अंदर हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है नोड जेएस की। नोड जेएस की रिक्वायरमेंट सबसे बेसिक है, वो इंस्टॉल होना तुम्हारे लैपटॉप में ज़रूरी है। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो तुम इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करोगे कि तुम नोड जेएस की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे डाउनलोड्स में जाके जो इस समय का लेटेस्ट जो स्टेबल वर्जन है, ठीक है ना, जो LTS वर्जन है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जो है, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब वो कैसे पता चलेगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे 24.11.0 LTS वर्जन है और 22 वाला भी जो LTS है, फिर 20.19.5 वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अपना उसके हिसाब से, जैसे तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अपना कमांड चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मैक OS यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को इसने बताया कि किस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं ये चेक कैसे करना है, तो तुम अपने नोड का वर्जन चेक कर सकते हो node-v के थ्रू। तो मेरा जो वर्जन है मेरे लैपटॉप में, जो नोड का वर्जन है वो 24.10.0 है, ठीक है। सेम नोड के साथ में एक पैकेज मैनेजर भी आता है npm, तो उसका वर्जन अगर मुझे चेक करना है तो वो भी मैं सेम तरीके से यूज़ कर सकता हूँ npm-v। ये मेरे को हेल्प करेगा जितने भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल करूँगा अपने एप्लीकेशन के लिए। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम चाहे हम बैकएंड में बात करें, फ्रंट एंड में बात करें, तो उन पैकेजेस को हैंडल करेगा npm, है, उनको मैनेज करके देगा। तो npm-v से तुम्हें ये पता चल जाएगा, जब तुम नोड इंस्टॉल करते हो तो npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना। किसके लिए? डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए। अब हम अपनी एक फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने की करते हैं। तो हम एक ऑलरेडी एक फ़ोल्डर के अंदर मैं हूँ, वही फ़ोल्डर हम यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक रिएक्ट जे जिसमें हम बना रहे थे। तो हम इसमें लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इस क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद हम लिखेंगे अपने एप्लीकेशन का नाम। देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि वाइट क्यों नहीं यूज़ किया, कुछ कहेंगे कुछ यूज़ क्यों नहीं किया। हम यहाँ बेसिक से एकदम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्ट ऐप के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी था, जो यूज़ सबने किया है, ठीक है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमें समझ में आना चाहिए। हमें नहीं समझना कि वाइट क्या है, क्या यूज़ है, क्या है, अब भी नहीं। सब चीज़ें सीखेंगे, बट अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे थी, क्या चल रही है और इसके क्या बेनिफिट हो सकते थे। अब मैंने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ किया। npx क्या है? ये एक पैकेज रनर है जो npm के साथ आता है, ठीक है। और ये डाउनलोड और एग्जीक्यूट करता है पैकेज को, उन्हें बिना ग्लोबली इंस्टॉल किए, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के साथ में। क्या npx एक पैकेज रनर है जो npm के साथ ही आता है। तो मैंने दिया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके साथ में अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो फर्स्ट ऐप मैंने नाम दे दिया, सिंपल, वाई लिखा। अभी क्या करेगा, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी शुरू करेगा। देखो इसने सबसे पहले क्या किया, इंस्टॉलिंग पैकेजेस कह रहा है कि कुछ टाइम ले सकता है। उसके साथ में इसने बोला है कि इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एंड CRA टेम्पलेट्स एंड डॉट डॉट। अब रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसा नहीं है हम इससे अवेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने CDN के लिंक्स यूज़ किए थे वहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमने CDN के जो लिंक यूज़ किए हैं ये यूज़ किए हैं रिएक्ट डेवलपर डॉट JS के रिएक्ट डॉम। तो हमने ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दोनों अलग अलग यूसेज है। एक डॉम मैनिपुलेशन में यूज़ हो रहा है और एक रिएक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। फिर इसने काफ़ी सारे स्टेप चढ़ने के बाद इसने बताया कि npm स्टार्ट से
क्या होगा, स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। कैसे स्टार्ट होगा, npm स्टार्ट से, ठीक है। बंडल द ऐप इनटू स्टैटिक फाइल्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जब आप जाएंगे अपनी एप्लीकेशन को लेके तो बंडल करना पड़ेगा, वो किससे होगा, npm रन बिल्ड से। अगर तुम्हें टेस्ट केसेस रन करने हैं तो npm टेस्ट से, हम ये भी सीखेंगे टेस्ट केसेस कैसे रन होंगे, टेस्ट केसेस लिखे कैसे जाएंगे। npm रन इजेक्ट, ये अभी के लिए हमारे लिए, अभी फॉर नाउ फॉर थर्ड एपिसोड हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd फर्स्ट ऐप एंड npm स्टार्ट, ठीक है। इसने बोला कि इससे स्टार्ट करो, तो मैंने करा cd फर्स्ट ऐप, ठीक है, एंड npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं गूगल क्रोम ओपन करना चाहता हूँ, मैंने बोला ठीक है करो। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक लोकल होस्ट सर्वर रन किया 3000 पे, पोर्ट नंबर 3000 पे एक लोकल होस्ट सर्वर रन किया और एक रिएक्ट की एप्लीकेशन रन करने लग गई मेरी, ठीक है। अब ये तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसने एक फर्स्ट ऐप नाम से, जो कि मैंने अपनी एप्लीकेशन का नेम रखा था, उस नाम से एक फ़ोल्डर भी बना दिया, ठीक है। फ़ोल्डर भी बन गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसने इंस्टॉल कर दी, जैसे नोड मॉड्यूल्स की है, पब्लिक है, एक SRC है, एक गिट इग्नोर है, पैकेज लॉक है, पैकेज जेसन है, एक readme.md फाइल है। ये सब चीज़ें भी इसने यहाँ पर मेरे को इसके साथ में दी हैं। अब npm स्टार्ट क्या कर रहा है, npm स्टार्ट ने हमें एक डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट के लिए सर्वर रन करा दिया, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि लोकल क्या है, लोकल होस्ट 3000, या फिर तुम इस तरीके से ऑन योर नेटवर्क दिस लोकल होस्ट इज 9.192.168 31.48 एंड 3000 पोर्ट नंबर। अगर मुझे बिल्ड करनी है तो बिल्ड के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, npm रन बिल्ड। अब ये सब कमांड पता कैसे चलेंगी, ये सब कमांड हमारे होंगी package.json के अंदर, ठीक है। बट हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझना शुरू करते हैं। कोड, ये VS कोड में हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो फोल्डर दिख रहा है वो है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है, देखो यहाँ पर जितनी भी ये डिपेंडेंसी तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना, इन डिपेंडेंस की जो डिपेंडेंसीज हैं वो नोड मॉड्यूल्स अपने साथ कैरी करके रखता है। ऐसा बोलते हैं कि नोड मॉड्यूल्स इस यूनिवर्स से ही बड़ा है, बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर फाइल्स के अंदर फाइल्स, बहुत सारा एक डीप नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमने ये रिएक्ट और रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किए हैं ना, ये तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, रिएक्ट है और रिएक्ट डॉम है, ये सब इसी यहीं कहीं पड़े होंगे इसी में। देखो कितना बड़ा है, ये देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसके साथ ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई हैं। अब ये यहाँ पर मैं ऊपर आ रहा हूँ तो तुम देख सकते हो, देखो रिएक्ट आ गया यहाँ पर, एंड इसी तरीके से ही कहीं ना कहीं रिएक्ट डॉम, देखो ये रहा रिएक्ट एंड ये रहा रिएक्ट डॉम। अब ये रिएक्ट है, रिएक्ट के साथ में सब चीज़ें ऑलरेडी लेकर आया है। अब इसमें एक CJS है, इसमें भी इतनी सारी फाइल्स हैं। देन ये index.js है यहाँ पे भी एक, ठीक है। कंपाइलर रन टाइम है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। तो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम जो हम CDN के थ्रू यूज़ करे थे वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है इस समय। नोड मॉड्यूल्स के अंदर सब कुछ है। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर इसका इतना बड़ा होता है ना, तुम देखो इसमें कितने सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर हैं, उसके अंदर भी फोल्डर हैं, उसके अंदर फाइल्स हैं। तो ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी लेके करके चल रहा है। अगर इन केस तुम इस नोड मॉड्यूल को डिलीट कर देते हो, सपोज मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, तो देखो डिलीट करते ही एरर आ गई, कितनी सारी एरर आई है। देखो क्या कह रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व दिस पाथ, रिएक्ट रिफ्रेश entry.js, ठीक है। रिएक्ट फर्स्ट कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, फिर इसने बोला मॉड्यूल नॉट फाउंड, चाइल्ड कंपाइलेशन फेल्ड, कैन नॉट रिजॉल्व दिस पाथ, मॉड्यूल नॉट फाइंड एंड मॉड्यूल नॉट फाउंड। इतनी सारी चीज़ें इसने बोलनी शुरू कर दी, सब चीज़ों के लिए इसने बोलना शुरू कर दिया मॉड्यूल नॉट फाउंड। अगर इन केस तुमसे गलती से ये डिलीट हो गया तो इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो गया तो हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, npm i करेंगे। जैसे ही मैं npm i करूँगा या npm इंस्टॉल तुम कह सकते हो, तो ये दोबारा से जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उसके लिए दोबारा से नोड मॉड्यूल क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, हो गया तो डिलीट हो गया, कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। यहाँ पर इसने ये दोबारा से क्रिएट कर दिया। क्या करेगा, जैसे हम npm इंस्टॉल करेंगे तो जो जो डिपेंडेंसी इस package.json के अंदर लिखी होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी भी चीज़ें, इनकी जो सब डिपेंडेंसीज होंगी वो सब कुछ ये इंस्टॉल करके दे देगा दोबारा से, ठीक है। अगर मैं नोड मॉड्यूल्स
दोबारा डिलीट करूं, या कह सकते हो कि मैं एक पैकेज लॉग जेसन फाइल डिलीट कर दूं, ठीक, बट मेरा सर्वर रन नहीं था। npm स्टार्ट करते हैं, सर्वर रन किया, चल रहा है। अब मैं नोड मॉड्यूल भी डिलीट कर दूं, मूव टू ट्रैश, क्रैश कर गया। अब मैं इसको री इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पैकेज लॉक एक फाइल थी और एक नोड मॉड्यूल, दोनों मैंने डिलीट किए। अब मैंने किया npm इंस्टॉल, इसने दोबारा से चीज़ें इंस्टॉल करनी शुरू कर दी, करता जा रहा है। अब ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, लेने दो। हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी भी कोई भी चीज़ नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैन्युअली जो है एडिट नहीं करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। जो न्यू पैकेजेस हैं वो डायरेक्ट npm के थ्रू ही इंस्टॉल करें। अगर हम उसको मॉडिफाई करेंगे ना तो देर इज़ सो मच चांसेस कि ऐप हमारी क्रैश कर जाए, कुछ फट जाए। तुम देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स के ऊपर ही हमारी पूरी एप्लीकेशन चल रही है। अगर किसी भी फोल्डर स्ट्रक्चर या फाइल स्ट्रक्चर में कुछ इशू आता है तो वो सीधा ऐप को क्रैश करके देगा, ठीक है। अब देखो ये कितना सारा टाइम ले रहा है, npm इंस्टॉल किया मैंने, npm इंस्टॉल में टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि हमने इसके साथ में पैकेज लॉक डॉट जेसन भी डिलीट करी थी। इसलिए अगर मैं डायरेक्ट पैकेज लॉक होती और नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेता तो इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। इसे करने दो, तब तक हम थोड़ा आगे समझते हैं। देखो जैसे ही आगे समझने के लिए गए तुरंत इसने इंस्टॉल करके दे दिया। अब मैं इसको रन करूँ, npm स्टार्ट करूँ, दैट्स इट, रन कर देगा एक बार में, ठीक है, दैट्स गुड। अब ये पैकेज लॉक में कुछ चेंजेस बता रहा है, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, फिर पैकेज लॉक अब मैंने डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर रहा हूँ। फिर से एरर आनी थी, ये बात हमें पता थी, हमने npm i किया। अब देखो ना ये क्या इसने पिछली बार जितना टाइम लिया इसको इंस्टॉल करने में नहीं लिया, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, आगे हम देख सकते हैं कि एक पब्लिक नाम का फोल्डर भी है जिसमें कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि favicon.ico, index.html, लोगो यहाँ पर manifest.json और robot.txt पड़ी हुई है। तो index.html हमारी वही index.html है जो हमने बनाई थी, याद है हमने एक index.html बनाई थी अपने एपिसोड्स में, जिसमें हमने सारा कोड उसी HTML फाइल के अंदर लिखा था, ठीक है। तो ये वही index.html है जिसमें सारा कोड लिखा जाएगा, पर हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर तुम हमारी index.html को देखो तो हमारी index.html के अंदर हमने एक div टैग दिया था, दैट्स इट, ये वाला रूट, ठीक है। और इस रूट div के अंदर सारा का सारा कोड, ये वाला स्क्रिप्ट का कोड सारा का सारा div इस रूट के अंदर पुश कर दिया था, रेंडर करा दिया था यहाँ से, ठीक है। अगर तुमने फर्स्ट 2 लेक्चर 3 एपिसोड जो आए हैं 2.1 एंड 2.2 इंक्लूड करके वो समझा था, तो उसमें तुम देखा है कि एक रूट डिव बना हुआ है, इस डिव के अंदर ही सारा का सारा कोड रेंडर हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो सेम रूट है, इसने बोला डिव id इक्वल टू रूट एंड डिव, दैट्स इट। हम सारा का सारा कोड जितना भी हम लिखेंगे, जितने भी कंपोनेंट लिखेंगे, सब कुछ इसी रूट के अंदर रेंडर कराएंगे। दैट्स वाई हम रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, क्योंकि हम सिंगल डिव का यूज़ करके पूरी पूरी एप्लीकेशन रेंडर करा रहे होते हैं, ठीक है। ये favicon.ico ये वो लोगो है जो यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। फिर इसने बोला कि एक लोगो png पड़ी है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। manifest.json, ये manifest.json PWA जो हमारी एप्लीकेशन है, PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब ऐप का मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है, तो इसकी अभी हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है, तो हम देखेंगे। और robot.txt ये सर्च इंजन क्रॉलर्स को हेल्प करती है, ठीक है। सर्च इंजन स्क्रॉलर को बताएगा कि तुम कहाँ पर क्या कितना काम कर सकते हो, इन सब चीज़ों को हम बाद में समझने वाला है, ठीक। तो ये पब्लिक फोल्डर आ गया, उसके साथ में एक SRC है जिसके अंदर हम सब कुछ करने वाला है। ये मेन फोल्डर है जिसमें हमारा 99% जो तुम रिएक्ट का एप्लीकेशन का जो टाइम है वो तुम यहाँ पे दोगे, ठीक है। तो इसमें भी एक index.js है, सॉरी हमने index.js एक ही पढ़ी है अभी तक, index.html पढ़ रहे थे, ये JS है। यहाँ से रिएक्ट की एप्लीकेशन की शुरुआत होगी। तो देखो index.js में एक रिएक्ट इसने इंपोर्ट किया है, ये वो रिएक्ट है जो हम इस index.html में CDN के थ्रू यूज़ कर रहे थे, ठीक। यहाँ पर रिएक्ट डॉम है, ये वाला CDN हमने अपनी लास्ट क्लास में स्क्रिप्ट में इसको CDN के थ्रू यूज़ किया था।
फिर इसने बोला कि रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ये रूट कहाँ से आ रहा है? ये वही रूट है जो index.html में तुमने अभी देखा, ये वाला, ठीक है। index.html के रूट की बात कर रहा है और उसी रूट को ये रेंडर कराएगा, ठीक है। रूट के अंदर ही सारा की सारी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, देख रहे हो तुम, रूट डॉट रेंडर। और अगर हमारा पिछला वाला कोड देखो तो यहाँ पर भी हमने यही किया था कि एक रूट क्रिएट किया था रिएक्ट डॉम में, और वो रूट कहाँ से आ रहा था? जो कि हम अपने HTML के से पिक कर रहे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू, और वहाँ पर हमने अपना कोड दे दिया था जो रेंडर होगा। और यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है कि यहाँ पर हमने ऐप दे दिया है जो रेंडर होगा। अब इस ऐप के अंदर या तो तुम सारा काम कर लो या फिर तुम ऐप के पैरेलल ही सारा काम कर लो, वो तुम्हारी, वो हम समझ, धीरे धीरे कंपोनेंट जब बनाते जाएंगे समझ लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक index.css भी है और एक app.css भी है, ठीक है। index.css है ग्लोबल CSS स्टाइल के लिए फॉर एंटायर एप्लीकेशन। जो भी मैं एंटायर एप्लीकेशन में CSS स्टाइल चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक जो बटन, मेरी एप्लीकेशन में जितने भी बटन होंगे उन पे सेम स्टाइलिंग होनी चाहिए, कुछ भी चेंजेस ना हो, कलर चेंज हो बट और कुछ भी चेंजेस ना हो, लुक एंड फील हमेशा सेम होना चाहिए। तो मैं index.css के अंदर उसकी स्टाइलिंग प्री डिफाइन कर दूंगा, देन पूरी एप्लीकेशन में हम उसी तरीके से यूज़ करेंगे। फिर एक आता है app.js। app.js ये रहा। अब इस app.js में जो ये वाला कोड रन हो रहा है ना, ये तुम देखो, एडिट src app.js एंड सेव टू रिलोड, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी ये कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन कंपोनेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन कंपोनेंट है हमारी एप्लीकेशन का। अगर मैं इसमें से ये सारा का सारा कोड अभी हटा दूं तो यहाँ से सब कुछ हट जाएगा। npm स्टार्ट नहीं रखा था हमने, कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मैं उस app.js में गया था और इसमें से सारा कोड मैंने हटा दिया। अब मैंने इसको रीसेव किया, सेव करते देखो रिलोड हो गया, सब कुछ दिखने लग गया दोबारा से। अगर मैं इसमें टेक्स्ट में चेंजेस करूं, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, कोड दिस एंड दिस, इसको मैं हटा देता हूँ, एडिट एंड सेव टू रिलोड, तो यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये app.js, यानी अगर मैं और भी फंक्शन कंपोनेंट बनाता हूँ तो इस app.js के अंदर मैं उन फंक्शन कंपोनेंट को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये काम है, ये हमारा मेन कंपोनेंट है राइट नाउ। यही सारी सारी एप्लीकेशन के जितने भी ये सब चीज़ें होंगी इस कंपोनेंट के अंदर हम रेंडर कराएंगे, ठीक है। अभी इसने, ये देखो, ये सारी इसने JSX लिख रखी है, क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम यहाँ पे भी, और इसी तरीके से JSX हम index.html में लिख रहे थे, सेम JSX इसने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ठीक। फिर इसके साथ में एक आती है app.css। app.css का काम है, ये स्टाइल प्रोवाइड कराएगा ऐप के कंपोनेंट को, ऐप कंपोनेंट को, ठीक है। फिर इसके साथ में है app.test.js, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। यूनिट टेस्ट अगर हमें ऐप कंपोनेंट के लिए लिखने हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके साथ में एक सेटअप टेस्ट है और रिपोर्ट वेब वाइटल .js है, ठीक है। जो वेब वाइटल्स हैं ये हेल्प करती है परफॉर्मेंस अगर हमें परफॉर्मेंस मीजरमेंट करना हो तो ये हम इसके लिए यहाँ पर जो मैट्रिक की ट्रैकिंग और लोडिंग टाइम के लिए जैसे ये सब चीज़ें इसमें आएंगी रिपोर्ट वेब वाइटल्स के अंदर। सेटअप टेस्ट और JS ये करेगा कन्फिगरेशन फाइल है फॉर टेस्टिंग इन्वायरमेंट। अगर हमें टेस्टिंग इन्वायरमेंट इसमें सेटअप करना होगा तो उसकी कन्फिगरेशन फाइल ये है। फिर यहाँ पर एक logo.svg था, ये लोगो, ये वही लोगो है, सॉरी मैं एक गलती कर गया था, favicon.ic और लोगो में, तो एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फेविकॉन ऊपर वाला है और लोगो ये वाला है जो मिड में आ रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद में ये हो गया हमारा SRC का पार्ट। तो अगर ये सब चीज़ें से हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ये सब है वो है ये है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपना कंपोनेंट, इस फोल्डर के अंदर मैं एक सब फोल्डर बनाता हूँ, मान लो फर्स्ट कंपोनेंट, मान लो हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। और एक और फोल्डर बना लेते हैं सेकंड कंपोनेंट,
फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ first.jsx, और यहाँ पर हम एक कुछ क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड const first ठीक है। देन यहाँ पर हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फर्स्ट को, फिर से इसको बंद कर लेते हैं, एक बार स्नूज कर देते हैं। ठीक, यहाँ से मैं रिटर्न करा दूँ एक div जिसमें हम लिख देते हैं आई एम फर्स्ट कंपोनेंट। इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब ये देखो एक फर्स्ट कंपोनेंट मैंने बना लिया। अब इस कंपोनेंट को हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे दिखे, तो मैं क्या करूँगा, इस app.js के अंदर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँगा फर्स्ट फ्रॉम दिस, और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, आउटपुट देखें तो दिखा रहा है आई एम फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो इसके अंदर मैं कुछ और कोड लिखता या कुछ भी लिखता, वो यहाँ पर मैं उसी एप्लीकेशन की, जैसे मैंने हेडर लिखा, हेडर को यहाँ पर इंपोर्ट किया, फिर मैंने मिड लिखा, मिड वाला कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, उसके सब कंपोनेंट उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर मैं सेकंड कंपोनेंट अब यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ कि second.jsx, और फर्स्ट कंपोनेंट वाले कोड अभी हम कॉपी करते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं कैसे होंगी, तुम्हें एक आइडिया हो जाए। सेकंड, यहाँ पर सेकंड हो गया, और यहाँ पे लिख दिया सेकंड। अब इस ऐप के अंदर मैं इस सेकंड कंपोनेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इंपोर्ट सेकंड, एंड इन सेकंड को मैं इस हेडर के नीचे डाल दूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया आई एम सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पर आ रहा है आई एम फर्स्ट कंपोनेंट। तो देखो इस कोड के ऊपर मैंने एक कंपोनेंट डाला, तो वो उस कोड के ऊपर दिख रहा है, और नीचे वाला नीचे दिख रहा है। इसको हटा दें, ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, हम इस तरीके से इस पर काम करेंगे। तो सारा का सारा हमने क्या किया, ये जितने भी कंपोनेंट थे app.js में लिए, और app.js किसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है index.js, जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो देखेगा, अच्छा अगर तुम इसमें app.js, ये देखो यहाँ पर इसने इंपोर्ट किया ना इस फाइल को, इसी फाइल को इंपोर्ट कर रखा है इसने, इसी फाइल को तो इंपोर्ट कर रखा है। तो जब हम index.js में हैं, तो index.js चेक कर रहा है कि किसको रेंडर कराना है, वो कह रहा है ऐप को रेंडर कराओ। ऐप में गया, ऐप में इसको पता चला कि ये रेंडर करा दो, तो इसने ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम उठाया और रेंडर करा दिया। अब इसको ज़रा इंस्पेक्ट करके देखें एक बार। तो तुम बॉडी में आओ, बॉडी के अंदर देखो रूट है जो index.html में था, उस रूट के अंदर ऐप है। ठीक है, div क्लास ऐप, ऐप कहाँ से आया, ये आया क्लास नेम ऐप के थ्रू। अगर मैं इसको रख दूँ, अगर ये करता हूँ ऐप्स करता हूँ, तो ये देखो APPS हो गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट आ गया, जो कि इस दोनों के बीच में यही दो कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं, इसलिए सिंपल। होपफुली बेसिक समझ में आया होगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे एप्लीकेशन हम बनाते जाएंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर यानी एपिसोड 4 में हम कुछ और भी चीज़ देखेंगे, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपना पैकेज.json पे। पैकेज.json हमारा एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है प्रोजेक्ट की, पूरे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसमें प्रोजेक्ट का नेम, उसका वर्जन और उसकी डिपेंडेंसीज हैं। और डिपेंडेंसी भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो डेव डिपेंडेंसी हो सकती है और प्रोडक्शन की। डेव डिपेंडेंसी मतलब जो डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए। ठीक है, जैसे अगर तुम Node.js पे काम कर सके तो वहाँ पर नोडमॉन यूज़ करते थे, जो कि एक डेव डिपेंडेंसी थी, कि वो हमें डेवलपमेंट के लिए चाहिए बट बाद में नहीं चाहिए। तो इस टाइप की डिपेंडेंसीज यहाँ पर होंगी, डेव होंगी या या प्रोडक्शन टाइप की। तो डिपेंडेंसीज हैं, ये वो डिपेंडेंसीज हैं जिनकी हमें ज़रूरत है अपनी एप्लीकेशन को रन करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से और भी डिपेंडेंसीज चेक कर सकता हूँ, npm पैकेजेस में जाऊँगा,
तो मान लो मैं पासपोर्ट यूज़ करता हूँ, पासपोर्ट जेएस या वैलिडेटर। तो देखो ये भी एक npm पैकेज है, ये भी एक डिपेंडेंसी हो सकती है यूज़ करने के लिए। ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंसी तुम्हें मिल जाएंगी जो तुम ज़रूरत पड़ने पे उनको यूज़ करना शुरू करोगे, ठीक है। जैसे एक्सियोस होगा एपीआई कॉल्स के लिए, तो वो भी एक डिपेंडेंसी है हमारे लिए, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे npm कमांड के थ्रू। वो कमांड हमें कहाँ से मिलेगी, जैसे यहाँ पर इसने देखो इंस्टॉल के लिए दिया है ना कि इसके लिए ये कमांड है npm types @passport करके। अगर मैं यहाँ पर पासपोर्ट की जगह लिख दूँ एक्सियोस, तो ये भी अपना एक कमांड दे देगा कि npm एक्सियोस कर दो, तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ देखो, तो मेरा पैकेज डॉट जेसन चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ तो सर्वर रन कर रहा है, तो एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सेम प्रोजेक्ट, बस फोल्डर सेम होना चाहिए। रन किया मैंने कमांड npm एक्सियोस, तो देखो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने लगेगा। हो गई डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो गई इसकी, ठीक। पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, सॉरी, हमने रिएक्ट जेएस के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। हमें क्या करना था, फर्स्ट ऐप के अंदर इंस्टॉल करना था। माय मिस्टेक, मैं सोच रहा दिख क्यों नहीं रहा है। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद हो जाता है कई बार, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। अब हम इस एक्सियोस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्सियोस जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहले नहीं था, अब वो पहुँच गया होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पड़ा होगा, ये आ गया, ठीक है। जो एक्सियोस को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ से वो पिक करेगा। तो पैकेज डॉट जेसन का काम है सारी डिपेंडेंसीज मैनेज करना। फिर ये स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं जैसे कि हम अपना सर्वर रन कराने के लिए जो स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं कि npm स्टार्ट करते हैं तो ये वाली स्क्रिप्ट रन हो जाती है। npm बिल्ड करेंगे तो बिल्ड हो जाएगा, npm टेस्ट करेंगे तो टेस्ट की स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, इस तरीके से। फिर ES लेंटिंग के ऊपर थोड़ा एक काफ़ी डीप वीडियो डिस्कस करेंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे एक अलग से लेंटिंग के लिए। हम लेंटिंग को फॉलो करेंगे पूरे एप्लीकेशन में, वो एक अच्छी चीज़ है, हेल्दी प्रैक्टिस है, यूज़ करनी चाहिए। देन ब्राउज़र लिस्ट है। ये ब्राउज़र लिस्ट हमें दो टाइप की है, एक डेवलपमेंट एक प्रोडक्शन। तो कौन कौन से ब्राउज़र हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे ये यहाँ पर इसने ये बताया हुआ है, ठीक। तो होपफुली इतना समझ में आया होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। देन यहाँ पर आता है पैकेज लॉक। ये क्या करता है कि ये फाइल लॉक कर देती है एग्जैक्ट वर्जन ऑफ द होल डिपेंडेंसी। जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना, उनके जो एग्जैक्ट वर्जन है उनको लॉक कर लेती है। क्यों? ताकि जितने भी लोग हैं जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं वो सेम वर्जन यूज़ करें पैकेजेस के, इसलिए। तो पैकेज लॉक जेसन का काम क्या है कि जितने भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए उसके जो एग्जैक्ट वर्जन है उनको लॉक करके रखना, अभी के लिए ये समझ लो। और इस फाइल को कभी भी मैन्युअली एडिट नहीं करना है। उसके बाद आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर कहाँ भाग गया, ये रहा। इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो जब हम गिट में अपने प्रोजेक्ट को डालेंगे या कमिट करेंगे तो ये वो चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते हैं जो हम चाहते हैं कि गिट पे कमिट ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखो नोड मॉड्यूल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। पैकेज लॉक को भी हम ये काम कर सकते हैं, पैकेज लॉक के लिए हम गिट इग्नोर में डाल सकते हैं। नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो हम वहाँ पे npm दोबारा से करते हैं ताकि वो नोड मॉड्यूल्स, रीज़न क्या नोड मॉड्यूल ना भेजने का रीज़न ये है कि देखो ना कितना बड़ा है यार, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा साला, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये वो हो गया कि तेल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसा इसका सिस्टम ये है। यूनिवर्स से भी बड़ा है, एक नहीं 4 यूनिवर्स से बड़ा है, मल्टीवर्स में चलता है। तो यहाँ पर हम पैकेज लॉक भी डाल देंगे, तो जब npm करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो उन डिपेंडेंसीज का यूज़ करके दोबारा से पैकेज लॉक क्रिएट कर देगा। जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था दोनों चीज़ें डिलीट करने के बाद कि मैं अगर npm करूँगा तो पैकेज लॉक भी क्रिएट हो जाएगी, नोड मॉड्यूल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। तो गिट इग्नोर में हम ये सब चीज़ें, वो चीज़ें डालेंगे जो हम नहीं चाहते कि हमारे गिट रेपोजिटरी में जाए। वो सब चीज़ें आएंगी जिसमें नोड मॉड्यूल सबसे फर्स्ट नंबर पर रहना चाहिए हमेशा,
ठीक है। और फिर आता है रीडमी। रीडमी का काम क्या है कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल है बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अब अगर मान लो मैं रीडमी में सब चीज़ें लिख दूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करें, कमांड्स लिख दी, सारी बैश कमांड लिख दी मैंने कि ये चीज़ें चाहिए तो मैं प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए नोड का ये वर्जन होना चाहिए, रिएक्ट का ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एनपीएम का ये होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं रीडमी में डाल दूंगा और किस तरीके से रन होगा, किस कमांड से बिल्ड चलेगी, किस कमांड से टेस्ट रन करेगा, तो ये सब चीज़ें मैं किस में डाल दूंगा, रीडमी के अंदर, ताकि कोई भी डेवलपर जब इस रैपो को अपने लैपटॉप में सेटअप करे तो उसे रीडमी से पता चल जाए कि नोड का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, क्या चलना चाहिए। क्योंकि मान लो मेरा प्रोजेक्ट नोड का 16 वर्जन अभी सपोर्ट कर रहा है, किसी ने नोड के 22 वर्जन के साथ में इसमें चेंजेस करने शुरू कर दिए, तो कई बार प्रोडक्शन सर्वर पे कोड फट जाता है। कई बार क्या, बहुत बार फटता ही है। मतलब ये है ना कि वर्जन चेंज हुआ, कुछ डिपेंडेंसी ऐसी इंस्टॉल कर ली जो 22 वर्जन में अलग थी, 16 वर्जन में अलग चल रही हैं, कोड फट गया, सपोर्ट ही नहीं रहा। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, ये सब इशू प्रोडक्शन सर्वर पे ना हो इसलिए। ठीक। अब जो स्क्रिप्ट अवेलेबल है ना, उसमें देखो हमें 4 जो बेस्ट स्क्रिप्ट दी हुई हैं वो क्या है, स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट एंड इजेक्ट। तो इजेक्ट की तो मैंने बोला था कि तुमसे बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट हमारे लोकल सर्वर को रन करने के लिए, तो जब भी हमें स्टार्ट करना है, अपना लोकल सर्वर रन करना है, तो हमें npm स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्ड मतलब npm बिल्ड, जब हमें बिल्ड बनानी है प्रोडक्शन के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे। टेस्ट रन करना है तो टेस्ट रन करेंगे। होपफुली तुम्हें अब ये वीडियो समझ में आई हो। हमने जो जो चीज़ें समझी कि हम नोड जी एस क्यों, नोड जी एस का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, npm क्या है, npx क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे वर्क करेगा, नोड मॉडल का क्या रोल है, पैकेज जेसन का क्या रोल है, पैकेज लॉक का क्या रोल है, अगर नोड मॉड्यूल डिलीट हो जाए तो क्या करना है, ठीक है, एसआरसी का क्या रोल है, पब्लिक का क्या रोल है, रूट कैसे वर्क कर रहा है, ऐप डॉट जी एस में कैसे चेंजेस होंगे। तो जब इंसान ना जब फर्स्ट टाइम रिएक्ट सीखने लगता है तो वो क्या करता है ना, सीधा उसको वो किसी से पूछेगा, वो कहता है क्रिएट रिएक्ट ऐप कर ले, और फिर इतने सारे फोल्डर आ जाते हैं ना, फाइल आ जाती है, उसका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो गया, कहाँ से शुरू करूँ। फिर उसको कोई बता देगा ऐप डॉट जेसन ऐसे ऐसे कर ले, कंपोनेंट बना ले, ये कर ले, बट उसको फिर भी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती कि यार एक्चुअल में अब ये मुझे एक डिपेंडेंसी चाहिए वो डेव के लिए थी, पर वो प्रोडक्शन में भी इंस्टॉल कर दी, ज़रूरत नहीं थी जबकि उसकी। तो ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझाते भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा, सब ने बहुत अच्छे अच्छे रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। ऐसा भी बहुत चीज़ें होंगी जो उन लोगों ने बताई होंगी और मैंने स्किप की होंगी। ऐसा भी होगा कि कुछ मैंने बताया होगा या उन्होंने स्किप किया होगा, या ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ छोड़ा ही ना हो, जो मैंने बताया वो ऑलरेडी लोग बता चुके हैं। बट स्टिल चीज़ें बेसिक से करो, इतना लोड नहीं लेके करना होता है। जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो लोगों को मैं सिर्फ उतनी नॉलेज अभी दो, बिगनर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल के कोडर की बात नहीं कर रहा जिनको रिएक्ट आती है ऑलरेडी। अब कुछ लोग क्या करेंगे फर्स्ट वीडियो में ही ये बताएंगे कि ये वर्जन क्यों है, क्या होगा। अरे भाई मुझे रिएक्ट नहीं समझ में आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है रिएक्ट और रिएक्ट डोम में फ़र्क क्या है, तू मेरे को वर्जन बता दे रहा है मुझे नहीं पता चल रहा ना। जब मैंने भी रिएक्ट शुरू की थी, मैंने भी बहुत ट्राई किया था कि यहाँ से ट्यूटोरियल देखो, वहाँ से ट्यूटोरियल देखो, नहीं आता भाई समझ में। क्योंकि क्या हो रहा है हर वीडियो में, अरे तुम ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे सिंपल सिंपल स्टेप मैं तुम्हें फिर एक बार रिवाइंड कराता हूँ। नोड जेएस ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, एनपीएम के लिए। एनपीएम से ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कि हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप किया, अपने एप्लीकेशन का नाम दिया, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई, दैट्स इट। बट हमारा जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐप डॉट जेएस है, हम यहाँ पे सारा अपना कोड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, वो हम ऑलरेडी इंडेक्स डॉट HTML से समझते आ रहे हैं, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में कवर किया था वहाँ से, और वो चीज़ें मैंने तुम्हें दोबारा से यहाँ पर बताई हैं। ठीक। फिर हमने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम समझा था, बेसिक फर्स्ट एपिसोड में भी समझा, यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप घुस के नहीं बताया कि नहीं ऐसे ही होगा भाई, इतना डीप नहीं पड़ेगा तो कभी इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हो सकता। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी मुझे बेसिक समझ में आ जाए, पहले पहले मेरे को आदत पड़ जाए कि हाँ फंक्शन ऐसे बनाना है, अच्छा इसमें ऐसे काम होता है, ये इंपोर्ट ऐसे होगा,
उसके बाद मैं रिएक्ट को और डीप जाके पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं। मुझे समझ में आता है इंपोर्ट कैसे वर्क करता है, मेरे को समझ में आता है कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि इस सीरीज़ में कि यहाँ पर इनके वर्जन को कैसे अपडेट करना है, ये कैसे होगा, कि ये साइन का क्या मतलब है, कुछ लोग कहेंगे कि आज ही पहला इंटरव्यू आज ही क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, इस साइन का मतलब समझो सबसे पहले तो तुम, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है। अरे भाई मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा 2.1.4 क्या है तू मेरे को साइन का मतलब और बता दे। तूने बता दिया, ठीक है, अच्छा है, बता दिया, पर मुझे तो ये नहीं समझ में आया 2.14 ये लिखा क्यों है, ज़रूरत क्या है इसकी। तो हर एक स्टेप को धीरे धीरे बढ़ेंगे, चीज़ें डीप, इतने भी डीप नहीं घुसना होता है कि प्रोग्रामिंग छोड़ने का मन कर जाए कि यार ये क्या बजट चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे चलते हैं। अभी हमने समझ लिया, JSX समझ ली, ठीक है, अब हम JSX पर थोड़ा और काम करेंगे। देन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट में XJS की ज़रूरत है, तब हम इस देखेंगे कौन सा वर्जन हमें चाहिए, क्यों चाहिए, वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट का वर्जन अभी ये चल रहा है, डॉम का ये चल रहा है, अपडेट करना पड़ा तो कैसे करेंगे। हर एक क्वेरी को सॉल्व करेंगे इस पूरी के पूरे रिएक्ट की सीरीज़ में। बट तुम्हें इसके सपोर्ट में क्या करना है, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर करो जितने ज़्यादा हो जाए अपने दोस्तों के साथ में। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक फ़ायदा तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारे दोस्त भी सीख जाएंगे, दूसरा फ़ायदा मेरा ये होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हारे दोस्त कमेंट डाउन करेंगे और मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँगा अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें आज के वीडियो पसंद आई हो और वीडियो समझ में भी आई हो, और अगर अच्छी लगे तो लाइक को डिस्ट्रॉय कर दो, ठोको इतना, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, एंड कोड मोर, ग्रो मोर, कोडेश भाई साइनिंग ऑफ।